मई 1787 फिलाडेल्फिया स्टेट हाउस के अंदर अमेरिका के लीडिंग माइंड्स जमा हो चुके थे। जॉर्ज वाशिंगटन को यूनानिमसली कन्वेंशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा चुका था। उनकी प्रेजेंसी डेलीगेट्स के लिए कॉन्फिडेंस का सोर्स थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी कन्वेंशन में एक्टिव थे। जेम्स मैडिसन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट के सबसे बड़े सपोर्टर थे। हर डेलीगेट के पास अपनी स्टेट के इंटरेस्ट थे और हर स्टेट चाहती थी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कन्वेंशन का एक इंटरेस्टिंग फीचर सीक्रेसी भी थी। विंडोज बंद रखी जाती थी, प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं की जाती थी। डेलीगेट्स को इनकरेज किया गया कि वो ओपनली डिबेट करें। इसी कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट ने उन्हें फ्रीली आर्गू करने का मौका दिया और इसी एनवायरनमेंट में सबसे पहला मेजर प्रपोजल सामने आया, वर्जीनिया प्लान। वर्जीनिया उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर स्टेट थी, इसलिए नेचुरली उसके लीडर बिलीव करते थे कि नई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। वर्जीनिया प्लान फॉर्मली गवर्नर एडमंड रैंडोल्फ ने प्रेजेंट किया, लेकिन इस प्लान का असली आर्किटेक्ट जेम्स मैडिसन था। मैडिसन ने आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन की वीकनेस को बहुत डीपली स्टडी किया था। इसी वजह से आज उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वर्जीनिया प्लान एक रेवोल्यूशनरी प्रपोजल था। इसका बेसिक आइडिया सिंपल था। अमेरिका को सिर्फ स्टेट्स का एक लूज अलायंस नहीं चाहिए था, बल्कि एक रियल नेशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश चाहिए थी। प्लान के मुताबिक गवर्नमेंट की 3 सेपरेट ब्रांचेस होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेचर 2 हाउसेज पर कंसिस्ट होनी थी, 2 हाउसेज पर मुश्तमिल होनी थी। आज हम उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के नाम से जानते हैं। उसका इनिशियल कंसेप्ट इसी प्रपोजल से इवॉल्व हुआ, लेकिन वर्जीनिया प्लान का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रिप्रेजेंटेशन था। मैडिसन का कहना था रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट की पॉपुलेशन या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट्स। वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स जैसी लार्ज स्टेट नेचुरली इस प्रपोजल से खुश थीं। उन्हें लगता था कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी इसी में है कि अगर किसी स्टेट में ज्यादा लोग रहते हैं तो उस स्टेट की पॉलिटिकल वॉइस भी ज्यादा होनी चाहिए। मेडिसन के नजदीक गवर्नमेंट को डायरेक्टली पीपल रिप्रेजेंट करने चाहिए, सिर्फ स्टेट्स को नहीं। ये आइडिया उस वक्त के लिए काफी मॉडर्न था, लेकिन इस प्रपोजल ने कन्वेंशन के अंदर पहली बड़ी सियासी जंग शुरू कर दी। स्मॉल स्टेट्स ने फौरन रियलाइज कर लिया अगर पॉपुलेशन की बेस पे रिप्रेजेंटेशन हुई तो उनका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। डेलावेयर, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट जैसी छोटी स्टेट्स को डर था कि फ्यूचर में लार्ज स्टेट उन पर हमेशा डोमिनेट रहेंगी। उनका सवाल बहुत सीधा था, क्या हम ब्रिटिश डोमिनेशन से बचकर अब वर्जीनिया की डोमिनेशन एक्सेप्ट कर लें? इसी एक सवाल ने फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब डिस्कशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की नहीं रही, बल्कि नए अमेरिका में पॉलिटिकल पावर किसके पास होगी, इस फैसले की जंग शुरू हो चुकी थी। और इसी टेंशन के जवाब में कुछ दिन बाद एक दूसरा प्रपोजल सामने आया, न्यू जर्सी प्लान। विलियम पैटरसन ने कन्वेंशन के सामने बहुत क्लियर वर्ड्स में अपना पॉइंट रखा। उनका कहना था, हम यहाँ आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन को कंप्लीटली रिप्लेस करने नहीं आए, हमें उस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। न्यू जर्सी प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव था स्मॉल स्टेट्स की पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रिजर्व करना। इस प्लान के मुताबिक कांग्रेस यूनिकैमरल यानी एक ही हाउस पर मुश्तमिल रहती और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर स्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता, चाहे स्टेट की पॉपुलेशन 40,000 हो या 17,000। पॉलिटिकल वैल्यू इक्वल रहती। यही सिस्टम आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करता था। पैटरसन का आर्गुमेंट सिंपल था, स्टेट्स ने मिलकर यूनियन बनाई है, इसीलिए हर स्टेट एक इक्वल पार्टनर है। अगर पॉपुलेशन की बेस पे रिप्रेजेंटेशन दी गई तो छोटी स्टेट्स कभी भी अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। उनके नजदीक फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स की क्रिएशन थी, ना कि स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन न्यू जर्सी प्लान का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक ही रहे। पैटरसन ने प्रपोज किया कि कांग्रेस को कुछ नई पावर्स दी जाएं, जैसे टैक्सेशन कलेक्ट करने की अथॉरिटी, इंटर स्टेट और फॉरेन कॉमर्स रेगुलेट करने की पावर और फेडरल लॉज इन्फोर्स करने की कैपेबिलिटी। यानी आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन की वीकनेस को इंप्रूव किया जाए, मगर स्टेट्स की इक्वालिटी सैक्रिफाइस न की जाए। लार्ज स्टेट ने इस प्रपोजल को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। वर्जीनिया के डेलीगेट्स ने कहा
अगर एक स्टेट जिसमें 1700,000 लोग रहते हैं और एक स्टेट जिसमें 40,000 लोग हैं, दोनों की पॉलिटिकल पावर इक्वल होगी, तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? मेडिसन का जवाब बहुत लॉजिकल था। गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ टेरिटरी को नहीं। जहां ज्यादा सिटीजन है वहां नेचुरली ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी डिबेट ने कन्वेंशन को दो क्लियर कैंप्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ लार्ज स्टेट्स, दूसरी तरफ स्मॉल स्टेट्स, और दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रेट कंट्रोवर्सी, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ही कन्वेंशन का सिर्फ एक इशू नहीं था, एक और बुनियादी सवाल हर डेलीगेट्स के ज़हन में था, अमेरिका की गवर्नमेंट की नेचर क्या होगी? क्या ये एक लूज कॉन्फेडरेशन होगी जहां स्टेट सुप्रीम होगी, या फिर एक पावरफुल नेशनल गवर्नमेंट होगी जो पूरे मुल्क पर अथॉरिटी रखेगी? ये डिबेट असल में रेवोल्यूशन के बाद से ही चल रही थी। एक ग्रुप का मानना था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही नेशनल यूनिटी को इंश्योर कर सकती है। उनके नजदीक अगर फेडरल गवर्नमेंट वीक रही तो अमेरिका कभी भी इकोनॉमिकली या मिलिटरीली पावरफुल नेशन नहीं बन सकेगा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन इस स्कूल ऑफ थॉट के सबसे पैशनेट सपोर्टर थे। हैमिल्टन का मानना था इंसान नेचुरली अपने लोकल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पर प्रेफर करता है, इसलिए अगर नेशनल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होगी तो हर स्टेट अपनी मर्जी चलाती रहेगी और इवेंचुअली यूनियन टूट सकती है। दूसरी तरफ कुछ डेलीगेट्स सेंट्रल अथॉरिटी से बहुत कॉशियस थे। उन्हें ब्रिटिश मोनार्की का एक्सपीरियंस याद था। उनके नजदीक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर आखिरकार डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है, इसलिए वो स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में किसी न किसी फॉर्म में नजर आता है। फेडरल अथॉरिटी और स्टेट राइट्स का डिबेट इसी कन्वेंशन की लेगेसी है। देन वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। मेडिसन और दूसरे डेलीगेट्स ने एक कंप्रोमाइज फिलॉसफी डेवलप करना स्टार्ट की। अगर गवर्नमेंट पावरफुल बनानी है तो उसकी पावर्स को डिवाइड भी करना होगा। इसी थिंकिंग से सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी और एग्जेक्टिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, और जो जुडिशरी है वो इंश्योर करेगी कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हों। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, हर ब्रांच को दूसरी ब्रांच को चेक करने का मैकेनिज्म भी दिया जाना था ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट पावर ना हासिल कर सके। इसी प्रिंसिपल को आज हम चेक्स एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट उस वक्त दुनिया के लिए रिलेटिवली नया था और इसी वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बहुत सारे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मॉडल बना। सेकंड ग्रेट कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन की कंट्रोवर्सी थी। अब कन्वेंशन दोबारा रिप्रेजेंटेशन के इशू पर आ गई। ये डिबेट इतनी इंटेंस थी कि कई डेलीगेट्स को लगने लगा कन्वेंशन फेल हो जाएगी। लार्ज स्टेट्स रिपीटेडली इंसिस्ट कर रही थी पॉपुलेशन इज ओनली फेयर स्टैंडर्ड, और स्मॉल स्टेट्स बार बार कह रही थी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी यूनियन को बचाएगी। एक डेलीगेट ने वार्निंग दी, अगर इक्वालिटी खत्म हुई तो स्मॉल स्टेट शायद कन्वेंशन को ही छोड़ दें। और ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था। डेलावेयर के डेलीगेट्स ओपनली कह चुके थे कि अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रिमूव हुई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन साइन ही नहीं करेंगे। सोचिए, अमेरिका का फ्यूचर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर अटक गया था। एक तरफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ फेडरल इक्वालिटी, एक तरफ पॉपुलेशन, दूसरी तरफ स्टेट सॉवरेनिटी, और दोनों अपनी जगह लॉजिकली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दे रहे थे। इसी वजह से कन्वेंशन के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कई मीटिंग्स फ्रस्ट्रेशन और डेडलॉक के साथ खत्म हुई। कुछ डेलीगेट्स घर लौटने की बात करने लगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कन्वेंशन के सबसे सीनियर मेंबर थे, उन्होंने रिपीटेडली पेशेंस और कंप्रोमाइज की एडवाइस दी। फ्रैंकलिन का मानना था परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन एक वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन जरूर बन सकता है अगर हर साइड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे। यही फिलॉसफी आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंशन का टर्निंग पॉइंट बनने लगी। लेकिन जब डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेशन के इशू पर कंप्रोमाइज ढूंढ ही रहे थे, तब एक और ज्यादा सेंसिटिव और मॉरली एक्सप्लोसिव इशू सामने आ गया। एक ऐसा इशू जो अमेरिका को अगले 70 साल तक डिवाइड रखेगा, स्लेवरी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि स्टेट्स को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सवाल ये भी था क्या गुलाम बनाए गए लाखों अफ्रीकन अमेरिकन को पॉपुलेशन काउंट में शामिल किया जाएगा या नहीं। और इसी डिबेट ने कन्वेंशन को एक नए और कहीं ज्यादा डेंजरस मोड पर ला खड़ा किया। यह सिर्फ एक इंसानी हकूक का सवाल नहीं था,
बल्कि पॉलिटिकल पावर का भी सवाल था। थर्ड ग्रेट कंट्रोवर्सी क्या थी? स्लेव स्टेट वर्सेस फ्री स्टेट। 1787 तक अमेरिका की इकोनॉमी एक जैसी नहीं थी। नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स बिल्कुल मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती थी। नॉर्थ में इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो रही थी। ट्रेड, शिप बिल्डिंग, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग रैपिडली ग्रो कर रही थी। यहाँ स्लेवरी कंपैरेटिवली कम थी और कई नॉर्दर्न स्टेट स्लेवरी को ग्रेजुअली अबॉलिश करने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन साउथ की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया जैसी स्टेट्स में टोबैको, राइस और इंडिगो की लार्ज प्लांटेशन थी। इन प्लांटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेबर सोर्स एनस्लेव्ड अफ्रीकन थे। सदर्न इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा स्लेवरी पर खड़ा था। इसी वजह से सदर्न डेलीगेट्स स्लेवरी को सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि अपनी सर्वाइवल का इशू समझते थे। अब प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के फार्मूले में आ गई। वर्जीनिया प्लान के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की बेस पे होनी थी। साउथ ने फौरन डिमांड की कि इंस्लेव्ड लोगों को भी टोटल पॉपुलेशन में काउंट किया जाए, लेकिन नॉर्थ ने इसका सख्त जवाब दिया। नॉर्दर्न डेलीगेट्स का जवाब बहुत सीधा था। अगर आप एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स को प्रॉपर्टी समझते हैं तो फिर उन्हें रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉपुलेशन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? ये आयरनी कन्वेंशन के अंदर हर किसी को नजर आ रही थी। सदर्न स्टेट स्लेवरी को मेंटेन भी करना चाहती थी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए उन्हीं एनस्लेव्ड लोगों को पॉपुलेशन में शामिल भी करना चाहती थी। नॉर्थ का आर्गुमेंट था, अगर स्लेव को वोट का राइट नहीं, पॉलिटिकल राइट्स नहीं और लीगल फ्रीडम नहीं तो फिर रिप्रेजेंटेशन के वक्त उन्हें काउंट करना अनफेयर होगा। साउथ का जवाब भी इक्वली प्रैक्टिकल था। उनका कहना था, हमारी इकोनॉमी इन्हीं लोगों की मेहनत पर चलती है, हमारी पॉपुलेशन का ये सिग्निफिकेंट हिस्सा है, इसीलिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कन्वेंशन एक बार फिर डेडलॉक का शिकार हो गई। अब हम बात करते हैं 3/5 कंप्रोमाइज की। कई हफ्तों की हीटेड डिबेट के बाद डेलीगेट्स ने एक कंप्रोमाइज एक्सेप्ट किया जो हिस्ट्री में 3/5 कंप्रोमाइज के नाम से मशहूर हुआ। इस कंप्रोमाइज के मुताबिक हर 5 एनस्लेव्ड पर्सन को पॉपुलेशन के हिसाब से 3% के बराबर काउंट किया जाएगा। ये काउंटिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज होगी और डायरेक्ट फेडरल टैक्सेशन की कैलकुलेशन के लिए भी। आज के नजरिए से देखिए तो ये कंप्रोमाइज मॉरली बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि इसने इंस्लेव्ड ह्यूमन बीइंग्स को ना पूरी तरह सिटीजन माना और ना ही सिर्फ प्रॉपर्टी। वो एक कमर्शियल फार्मूला का हिस्सा बन गए। लेकिन उस वक्त कई डेलीगेट्स का मानना था कि अगर ये कंप्रोमाइज ना होता तो सदर्न स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन ही ना करती। इसीलिए कन्वेंशन ने एक पेनफुल पॉलिटिकल कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट किया। ये कंप्रोमाइज अमेरिका के फ्यूचर पर बहुत गहरा असर छोड़ गया। सदर्न स्टेट्स को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एडिशनल सीट्स मिल गईं। इसी वजह से कई डेकेड्स तक सदर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फेडरल गवर्नमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग रहा। हिस्टोरियंस का मानना है कि इसी कंप्रोमाइज ने स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को इनडायरेक्टली और लंबी जिंदगी दी और आखिरकार यही अनरिजॉल्व्ड इशू 1861 में अमेरिकन सिविल वार का एक मेजर सबब बना। ग्रेट कंप्रोमाइज देख लेते हैं, लार्ज स्टेट वर्सेस स्मॉल स्टेट का। स्लेवरी के इशू के पैरेलल रिप्रेजेंटेशन का ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। लार्ज स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स अब भी अपनी पोजीशन पर कायम थी। इसी वक्त कनेक्टिकट के डेलीगेट्स रॉजर शेरमान और ओलिवर एल्सवर्थ एक ऐसा प्रपोजल लेकर आए जिसने कन्वेंशन की डायरेक्शन ही बदल दी। ये प्रपोजल बाद में ग्रेट कंप्रोमाइज या कनेक्टिकट कंप्रोमाइज के नाम से फेमस हुआ। इस कंप्रोमाइज का बेसिक आइडिया बहुत इंटेलिजेंट था। क्यों ना दोनों साइड्स की बात मान ली जाए, एक हाउस पॉपुलेशन की बेस पर हो और दूसरा हाउस स्टेट्स की इक्वालिटी की बेसिस पर। इसी प्रपोजल से मॉडर्न अमेरिकन कांग्रेस का स्ट्रक्चर बना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के मुताबिक रखी गई। जितनी बड़ी स्टेट उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स। इससे लार्ज स्टेट्स सेटिस्फाई हो गई। उन्हें लगा कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल प्रिजर्व हो गया। लोगों की पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी पॉलिटिकल वॉइस होगी। सेकंड सेनेट अपर हाउस यानी सेनेट में हर स्टेट को 2 सेनेटर्स दिए गए, चाहे स्टेट कैलिफोर्निया जैसी ह्यूज पॉपुलेशन रखती हो या डेलावेयर जैसी कंपैरेटिवली छोटी स्टेट। पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। इस अरेंजमेंट से स्मॉल स्टेट्स भी सेटिस्फाई हो गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई भी लार्ज स्टेट उनकी वॉइस को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकेगी।
آج بھی اگر آپ US کانگریس کو دیکھیں تو اسی کمپرومائز کا ریزلٹ نظر آتا ہے. ہاؤس پاپولیشن ریپرزینٹ کرتا ہے اور سینٹ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ سسٹم 1787 سے لے کر آج تک امریکن فیڈرلزم کا سینٹرل پلر بنا ہوا ہے. Then we discuss why was the Great Compromise so important. اگر Great Compromise فیل ہو جاتا تو شاید کنونشن بھی فیل ہو جاتی، لارج اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کر دیتی یا اسمال اسٹیٹس یونین چھوڑ دیتی. روجر شرمان کا کمپرومائز صرف ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ امریکہ کی ایگزسٹنس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی کمپرومائز نے پروو کیا کہ کانسٹیٹیوشن فورس سے نہیں، نیگوشیشن اور کمپرومائز سے بنتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے امریکن کانسٹیٹیوشن اتنا ڈیوریبل ثابت ہوا. ہر سائیڈ نے کچھ حاصل کیا اور ہر سائیڈ نے کچھ سیکریفائس بھی کیا، لیکن کنونشن کے چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. ایک اور کنفلکٹ تھا جو نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان اکنامک رائیولری کو ریپرزینٹ کرتا تھا. یہ کنفلکٹ سلیوری سے ڈائریکٹلی لنکڈ بھی تھا اور امریکہ کی فیوچر اکانومی کو بھی ڈیفائن کرنے والا تھا. ایک طرف تھی کمرشل سٹیٹس اور دوسری طرف تھی ایگریکلچرل سٹیٹس. اب سوال یہ تھا فیڈرل گورنمنٹ ٹریڈ کو ریگولیٹ کرے یا نہیں، ایکسپورٹ پر ٹیکس لگائے یا نہیں، امپورٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور سب سے کنونشنل بات، کیا کانگریس فیوچر میں سلیو ٹریڈ کو بین کر سکتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کنونشن کے آخری اور سب سے ڈیلیکیٹ کمپرومائز میں ملنے والے تھے، جنہیں ہم کامرس کمپرومائز کے نام سے جانتے ہیں. کئی راؤنڈز کی نیگوشیشن کے بعد ڈیلیگیٹس نے ہسٹورک کمپرومائز ایکسیپٹ کیا. اس کمپرومائز کے 3 میجر پوائنٹس تھے. کانگریس کو انٹر اسٹیٹ اور فارن کامرس ریگولیٹ کرنے کی پاور دی گئی، مطلب اب فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹس کے درمیان ٹریڈ کو آرگنائز کر سکتی تھی. فورن کنٹریز کے ساتھ کمرشل ایگریمنٹ بھی نیشنل لیول پر مینج کیے جا سکتے تھے. اس سے نارتھ کا میجر آبجیکٹو اچیو ہو گیا، ایک یونائٹڈ نیشنل اکانومی ڈیولپ کرنے کا راستہ کھل گیا. سیکنڈ ڈیسیژن، ساؤدرن ڈیلیگیٹس نے ڈیمانڈ کی کہ ایکسپورٹ پر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس امپوز نہ کرے. ان کا کہنا تھا ہماری اکانومی ایکسپورٹ پر چلتی ہے، اگر ایکسپورٹ ڈیوٹیز لگ گئیں تو ساؤدرن ایگریکلچر کولیپس کر سکتی ہے. کنونشن نے اس کنسرن کو ایکسیپٹ کیا، اس لیے کانسٹیٹیوشن میں ایکسپورٹ پر فیڈرل ٹیکسز پروہیبٹ کر دیے گئے. یہ کنسیشن ساؤتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تھرڈ ڈیسیژن کیا جو سب سے کنٹروورشل ایشو سلیو ٹریڈ کا تھا. کئی ناردرن ڈیلیگیٹس چاہتے تھے کہ اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کو فوراً بین کیا جائے، لیکن ساؤدرن سٹیٹس نے کلیئر وارننگ دی اگر سلیو ٹریڈ امیڈیٹلی بین ہوئی تو وہ کانسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں کریں گی. اور ایک بار پھر کمپرومائز کی ضرورت پیش آئی. ڈیلیگیٹس نے ڈیسائیڈ کیا فیڈرل کانگریس 1808 سے پہلے انٹرنیشنل سلیو ٹریڈ کو بین نہیں کرے گی، یعنی 20 سال تک اٹلانٹک سلیو ٹریڈ لیگلی کنٹینیو کر سکتی تھی. اس کے بعد کانگریس کو اتھارٹی مل جائے گی، اور واقعی 1808 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے انٹرنیشنل سلیو ٹریڈ کو آفیشلی بین کر دیا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، انٹرنیشنل سلیو ٹریڈ بین ہونے کے باوجود امریکہ کے اندر ڈومیسٹک سلیوری اور انٹرنل سلیو ٹریڈ کئی ڈیکڈز تک کنٹینیو رہی، اور اسی ان ریزالوڈ کنٹراڈکشن نے فیوچر میں سول وار کا راستہ تیار کیا. فیلاڈیلفیا کنونشن کی سب سے ریمارکیبل بات یہ تھی کہ کوئی بھی سائیڈ اپنی ہر ڈیمانڈ منوانے میں سکسیسفل نہیں ہوئی. لارج اسٹیٹس کو ہاؤس مل گیا لیکن سینٹ میں ایکویلٹی ایکسیپٹ کرنی پڑی. اسمال اسٹیٹس نے ایکول سینٹ حاصل کر لیا لیکن ہاؤس میں پاپولیشن بیسڈ ریپرزنٹیشن مان لی. نارتھ کامرس ریگولیٹ کرنا چاہتا تھا، اسے یہ پاور مل گئی. ساؤتھ ایکسپورٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈیمانڈ بھی مان لی گئی. ساؤتھ سلیوری پریزرو کرنا چاہتا تھا، نارتھ اسے امیڈیٹلی ابولش نہیں کروا سکا، لیکن سلیو ٹریڈ کے فیوچر ریسٹرکشن کا پرنسپل کانسٹیٹیوشن میں آ گیا. ہر کمپرومائز امپرفیکٹ تھا، ہر ایگریمنٹ ٹیمپریری تھا، لیکن اسی ولنگنیس ٹو کمپرومائز نے کنونشن کو سکسیسفل بنایا. بینجامن فرینکلن نے کنونشن کے آخر میں ایک بہت میننگ فل آبزرویشن دی. انہوں نے کہا انسان پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتا، لیکن امپرفیکٹ لوگ مل کر ایک ایسی گورنمنٹ ضرور بنا سکتے ہیں جو سوسائٹی کو سٹیبلٹی دے. یہی کنونشن کا اصل لیسن تھا. اس کے بعد 17 سپٹمبر 1787
कई महीनों के इंटेंस डिबेट्स, काउंटलेस डिसएग्रीमेंट्स और एंडलेस निगोशिएशन के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। 39 डेलीगेट्स ने उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। हर डेलीगेट हर आर्टिकल से एग्री नहीं करता था। कई लोगों को सीरियस रिजर्वेशन भी थी, लेकिन उन्हें एहसास था कि इम्परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कन्वेंशन को डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ लीड किया। जेम्स मैडिसन के आइडियाज ने डॉक्यूमेंट की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड की। रॉजर शेरमान के कंप्रोमाइज ने कन्वेंशन को बचाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूनिटी और मॉडरेशन का पैगाम दिया और बहुत सारे डेलीगेट्स ने अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस सैक्रिफाइस करके नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन होना सफर का एंड नहीं था। अब इससे स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए थी। फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के दरमियान एक नई पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुई। फेडरलिस्ट का कहना था स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका को स्टेबल बनाएगा। एंटी फेडरलिस्ट को डर था कि फेडरल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसी डिबेट के नतीजे में बाद में बिल ऑफ राइट्स ऐड की गई ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट्स के कंसर्न को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सके। ये भी कंप्रोमाइज की एक और मिसाल थी। आज हम पीछे मुड़कर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नजर नहीं आता, हमें नेगोशिएशन की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल नजर आती है। वर्जीनिया प्लान ने नेशनल गवर्नमेंट का विजन दिया। न्यू जर्सी प्लान ने स्टेट इक्वालिटी का प्रिंसिपल बचाया। ग्रेट कंप्रोमाइज ने डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को एक साथ जोड़ दिया। 3/5 कंप्रोमाइज ने स्लेवरी की पेनफुल रियलिटी को एक्सपोज किया और ये भी दिखाया कि पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस कभी-कभी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को पोस्टपोन तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें खत्म नहीं करते। कॉमर्स कंप्रोमाइज ने नेशनल इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी और फेडरल गवर्नमेंट को वो पावर्स दी जिनकी वजह से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पावर बना। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। स्ट्रॉन्ग नेशन सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बनती। स्ट्रॉन्ग नेशन उस वक्त बनती है जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इंटरेस्ट के बावजूद एक कॉमन फ्यूचर के लिए कंप्रोमाइज करना सीख लेते हैं। और शायद इसीलिए 1787 में फिलाडेल्फिया के उस बंद हाल में सिर्फ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया था, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म और चेक एंड बैलेंसेस का वो मॉडल तैयार हुआ जिसने आने वाली 2 सदियों तक दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इंस्पायर किया। और यही वजह है कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन को सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री का नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट, द फेडरलिस्ट पेपर्स और बिल ऑफ राइट्स की फैसिनेटिंग हिस्ट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।